हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी क्योंकि अब परीक्षाएं काफ़ी करीब हैं। तो आज की क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड की, जिसमें आज हम करेंगे यूनिट थर्ड को कवर। यूनिट थर्ड है बुद्धि और व्यक्तित्व यानी कि इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी। इसके पहले आपकी 2 मैराथन क्लास हुई हैं जिसमें यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड को कवर किया गया है। तो पिछली क्लासेस आप ज़रूर देखा कीजिए, वहाँ से भी आपकी कई सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। आज की ये तीसरी मैराथन क्लास है। क्लास तो लेंदी हो जाएगी लेकिन फिर भी हम यहाँ पर जो भी टॉपिक देखेंगे बुद्धि और व्यक्तित्व का, इसे अच्छे से कवर करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा देर ना करते हुए अगर आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि अब एग्ज़ाम जो है काफ़ी करीब है, तो आपको पढ़ना भी बहुत सारा है, सभी सब्जेक्ट को तैयार करना है। तो आप क्या कीजिएगा, आप कोई भी टॉपिक अगर पढ़ने चलते हैं तो उसमें उस टॉपिक को जैसे बुद्धि ही ले लीजिए। तो बुद्धि के बारे में आपको ये जानना है कि इसका अर्थ क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, बुद्धि क्या है, बस इतना जानने का प्रयास कीजिएगा। और साथ ही 2-3 परिभाषा रट लीजिएगा और 2-3 हेडिंग्स या 4-5 हेडिंग्स आपको याद कर लेना है। बस किसी चीज़ के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में आप इतना ही पढ़िएगा। और इसके प्रकार कौन कौन से हैं, बस ऊपरी ऊपरी चीज़ें आपको पढ़नी है, पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना है। अब एग्ज़ाम के टाइम आप ऐसे ही सारे टॉपिक को पढ़िएगा, चाहे कोई भी टॉपिक हो, अच्छे से आपका सारा टॉपिक भी कवर हो जाएगा और कोई भी टॉपिक बचेगा भी नहीं। तो इस तरीके से आप पढ़िएगा। बस उस टॉपिक का शाब्दिक अर्थ समझिएगा, परिभाषा याद कीजिएगा और कुछ हेडिंग्स को तैयार कीजिएगा। तो ये कुछ बातें रहीं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस के बारे में, कि बुद्धि क्या है, इसका अर्थ क्या है, परिभाषा, प्रकार, सारी चीज़ें इसके बारे में जानेंगे। अगर बात किया जाए बुद्धि क्या है, तो ये इतना आसान नहीं है इसको डिफाइन करना, क्योंकि बुद्धि भाई बहुत बड़ा टॉपिक है, काफ़ी व्यापक शब्द है ये। क्योंकि बुद्धि जो है ये सभी में अलग अलग भी होती है, सभी की बुद्धि अलग अलग है, किसी की बुद्धि सेम नहीं होती और ना ही हम इसे देख सकते हैं कि बुद्धि कैसी है या कितनी बुद्धि है। लेकिन सामान्य बातचीत में बुद्धि शब्द का प्रयोग बहुतायत से किया जाता है, यानी कि काफ़ी प्रयोग इसका हम करते हैं सामान्य बातचीत में। ऐसा माना जाता है कि जो बच्चे बोल नहीं सकते यानी कि अमूक बालक जो होते हैं उनकी बुद्धि काफ़ी तेज होती है। अमूक बालक साधारण बुद्धि या मंद बुद्धि दोनों का हो सकता है। लेकिन बात ये आती है कि बुद्धि क्या है। बुद्धि का कोई स्पष्ट परिभाषा ना देकर इसका समानार्थी शब्द जैसे ज्ञान, चातुर्य, श्रेष्ठ, मस्तिष्क, ये सारे बुद्धि के समानार्थी शब्द हैं, यानी कि समान शब्द ही हैं। तो इन्हीं के आधार पर हम बुद्धि को अर्थ को समझेंगे। लेकिन बुद्धि शब्द का वास्तविक और मनोवैज्ञानिक अर्थ अत्यंत व्यापक और काफ़ी जटिल माना जाता है। काफ़ी व्यापक शब्द है, काफ़ी बड़ा शब्द है। और सबसे पहले किसने प्रयोग किया बुद्धि का, तो सर्वप्रथम फ्रांसिस मनोवैज्ञानिक गाल्टन ने बुद्धि शब्द का प्रयोग किया है। बुद्धि क्या है, इस संबंध में मनोवैज्ञानिकों में सदैव मतभेद रहे हैं, क्योंकि भाई सबकी बुद्धि अलग है, सभी व्यक्ति अलग अलग हैं, आपस में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से सभी मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने शब्दों में अपनी बुद्धि के अनुसार ही बुद्धि की परिभाषा दे डाली, जिसके अनुसार कई सारे मतभेद हो गए, किसी का मत एक ही नहीं हुआ। इसीलिए इसी को दूर करने के लिए समय समय पर कई सारी सभाएं हुई, गोष्ठियां हुई और मीटिंग्स होती रहीं। तो ये चीज़ें हैं। बुद्धि जो है कैसी होती है, अमूर्त होती है, हमें दिखती नहीं है कि भाई कोई बालक है उसके अंदर कितनी बुद्धि है, आपके अंदर कितनी बुद्धि है, कोई सामने आपके बैठा है उसकी बुद्धि कैसी है या कितनी है, क्या आप देख सकते हो? ऐसा नहीं देखा जा सकता। इसलिए कहा जाता है कि बुद्धि कैसी है, अमूर्त है, इसे हम छू कर या देख कर नहीं समझ सकते। इसे व्यक्ति के व्यवहार को देखकर ही समझा जा सकता है। कोई बालक है, वह पढ़ने में कैसा है, अगर वह अच्छा है पढ़ने में तो हम कहते हैं कि यह बच्चा बुद्धिमान है या बच्चा के अंदर बुद्धि ज़्यादा है। या कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है तो हम कह देते हैं यह बच्चा बुद्धिमान नहीं है या इसके अंदर बुद्धि की कमी है। तो इस प्रकार से हम उसके जो योग्यता है उसके आधार पर या उसके व्यवहार के आधार पर हम उसकी बुद्धि को जान पा रहे हैं, जबकि बुद्धि को नहीं देख सकते हैं या फिर बुद्धि को छू भी नहीं सकते हैं। जैसे कि ईमानदार व्यक्ति से ईमानदारी परिलक्षित होती है, कोई ईमानदार व्यक्ति है तो हमें ईमानदारी उसकी दिखती है।
तथा सुंदर महिला के अवलोकन से हमें सुंदरता का आभास होता है। सिर्फ क्या होता है, हमें आभास होता है। उसी प्रकार से बुद्धिमान व्यक्ति के कार्य से बुद्धि का आभास होता है। कोई व्यक्ति है, उसकी बुद्धि को तो हम नहीं देख सकते, लेकिन उसके कार्यों को जरूर देख सकते हैं। अगर वह कोई अच्छा कार्य करता है या फिर बुद्धि भरा कार्य करता है तो हम ये कह देते हैं कि भाई ये व्यक्ति काफ़ी बुद्धिमान है, लेकिन ये तो नहीं कह सकते कि कितनी बुद्धि इसके अंदर होगी। सिर्फ हम उसके कार्यों को देखकर, उसके कार्य की योग्यता को देखकर ही व्यक्ति की बुद्धि का आभास कर सकते हैं। हम ईमानदारी और सुंदरता को ना देखकर ईमानदार व्यक्ति या महिला को देखते हैं। ऐसा तो आपने कभी सुना है क्या कि अपने जीवन में कोई भी किसी ने भी कहा हो आज मैंने सुंदरता देखी है, आज मैंने बुद्धि देखी है, या फिर आज मैंने ईमानदारी देखी है? ऐसा नहीं होता है। आप देखते हैं ईमानदार व्यक्ति को या फिर सुंदर महिला को या फिर किसी भी सुंदर व्यक्ति को देखते हैं, ना कि सुंदरता को देखते हैं। उसी प्रकार से हम बुद्धि को ना देखकर बुद्धिमान व्यक्ति को देखते हैं। तो ये बुद्धि होती है जो हमें दिखाई नहीं देती। हमारे, आप कह सकते हैं कि व्यवहार की योग्यता ही बुद्धि है, या फिर कार्य करने की कुशलता को ही बुद्धि कहा जाता है। अब देखिएगा, कुछ परिभाषा है यहाँ पर। बोरिंग के अनुसार पहली परिभाषा है कि बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। बकिंघम ने कहा सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। गाल्टन महोदय ने कहा बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। और टर्मन ने कहा कि अमूर्त वस्तुएं जो हम नहीं देख सकते, जिसे हम छू नहीं सकते, उसके बारे में भी अगर सोच रहे हैं तो यही योग्यता बुद्धि कहलाती है। तो ये 3 से 4 परिभाषा जो काफ़ी इजी हैं और छोटी परिभाषा भी हैं, इसे आप अच्छे से आसानी से कर सकते हैं। आगे है बुद्धि की विशेषताएं। देखिएगा, बुद्धि अनेक प्रकार की क्षमताओं का योग होती है। बुद्धि के अंदर कई सारी क्षमताएं पाई जाती हैं, उसी का योग है बुद्धि। बुद्धि जन्मजात शक्ति होती है जो हमें जन्म से प्राप्त होती है, जो वंशानुक्रम से प्राप्त होती है, हमारे पूर्वजों से, माता पिता से जो भी गुण हमारे अंदर प्राप्त होते हैं उसी में बुद्धि भी शामिल है। तो बुद्धि क्या है, वंशानुक्रम है। बुद्धि सीखने की क्षमता होती है और बुद्धि अतीत अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता है, और ये अनेक क्षमताओं का समूह भी मानी जाती है। तो बुद्धि की विशेषताएं जो हैं वो 4 से 5 पॉइंट यहाँ पर लिखे गए हैं जो आप देख सकते हैं। आगे है बुद्धि के प्रकार। गैरट और थॉर्नडाइक महोदय ने बुद्धि को 3 प्रकार बताए हैं यहाँ पर, सामाजिक, स्थूल या मूर्त, और तीसरी अमूर्त। देखिए, मूर्ति नहीं होगा, मूर्त बुद्धि और अमूर्त बुद्धि होता है। तो 3 प्रकार की बुद्धि बताई है गैरट और थॉर्नडाइक ने। पहली है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि से अभिप्राय व्यक्तियों को समझने तथा उनके साथ व्यवहार करने की योग्यता से होती है कि भाई कोई व्यक्ति अपने समाज में व्यक्तियों से कैसा व्यवहार कर रहा है, कैसा जो व्यक्ति है वो कैसे अपने समाज के साथ उठ बैठ रहा है, या फिर उसका व्यवहार कैसा है लोगों से, समाज के अंदर। यही जो योग्यता है वही हम कह सकते हैं कि सामाजिक बुद्धि की योग्यता है। उसके अंदर वह समाज के लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रख रहा है या कैसा व्यवहार रख रहा है, उसी के अनुसार हम सामाजिक बुद्धि को जान पाते हैं। आगे है स्थूल या मूर्त बुद्धि। तो स्थूल बुद्धि से तात्पर्य विभिन्न पहलुओं को समझने तथा उनके प्रयोग करने की योग्यता से होता है। जो ऐसे लोग हैं जो भौतिकवादी होते हैं, प्रभावी व्यवस्थापक या अन्य सफल व्यापारी बनते हैं आगे चल करके, उनके अंदर मूर्त बुद्धि या स्थूल बुद्धि पाई जाती है। थॉर्नडाइक ने इसे गामक या यांत्रिक बुद्धि भी कहा है। अमूर्त बुद्धि क्या है? अमूर्त बुद्धि से अभिप्राय शाब्दिक तथा गणितीय संकेतों को समझने व प्रयोग करने की योग्यता है। अमूर्त बुद्धि का स्वरूप जो है या सर्वोच्च रूप गणित और विज्ञान के सूत्रों व समीकरणों में तथा धार्मिक विचारों में परिलक्षित होते हैं। अमूर्त बुद्धि उनके अंदर पाई जाती है जो व्यक्ति कलाकार होते हैं, चिंतक होते हैं, वैज्ञानिक, दार्शनिक, लेखक या अध्यापक। तो अध्यापक के अंदर भी अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। तो ये आप यहाँ पर जान सकते हैं कि जो व्यक्ति ऐसे हैं, दार्शनिक है, लेखक हैं, ये व्यक्ति अमूर्त बुद्धि वाले होते हैं। जबकि जो सफल व्यापारी बनते हैं या व्यवस्थापक बनते हैं, उन व्यक्तियों के अंदर मूर्त बुद्धि पाई जाती है। और सामाजिक बुद्धि तो आपने देख ही लिया। तो ये 3 प्रकार की बुद्धि यहाँ पर होती है। अब बात आती है बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं।
तो वंशानुक्रम हमें प्रभावित करता है कि हमारा वंशानुक्रम जो है वो वंशानुक्रम गुण हमें कैसे प्राप्त हुए हैं, हमारा जो बुद्धि है वो हमें कैसी मिली है अपने वंशानुक्रम के द्वारा। अगर माता पिता से अच्छी बुद्धि मिली है, माता पिता या पूर्वज हमारे बुद्धिमान रहे हैं, तो बुद्धिमान हम भी होंगे। ये प्रभावित करता है कहीं ना कहीं। वातावरण भी प्रभावित करता है कि कैसा वातावरण हमें मिला है। आयु भी प्रभावित करती है बुद्धि को, प्रजाति, लिंग और स्वास्थ्य, क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य में ही अच्छे मन का विकास हो सकता है। तो स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि अगर बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है या किसी मनुष्य का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो उसकी बुद्धि पर भी प्रभाव पड़ेगा, उसकी बुद्धि का विकास अच्छे से नहीं हो सकता है। तो ये सारे कारक हैं जो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस को प्रभावित करते हैं। आगे देखिएगा बुद्धि के सिद्धांत। तो बुद्धि के सिद्धांत से अभिप्राय बुद्धि की प्रकृति और संरचना के क्रमबद्ध स्पष्टीकरण से होता है। कई सारे सिद्धांत हैं जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। बुद्धि के सिद्धांत और प्रतिपादक, पहला है एक कारक सिद्धांत जो कि विनय, टर्मन और स्टर ने दिया है। द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं स्पीयरमैन। त्रिकारक सिद्धांत दिया है स्पीयरमैन ने। बहुकारक थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन महोदय का है। बुद्धि संरचना सिद्धांत जेपी गिलफर्ड का है। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत है आरबी कैटल का। बहुबुद्धि संरचना सिद्धांत दिया है हार्वर्ड गार्डनर ने और सिद्धांत है फिलिप बर्नन का। तो ये प्रतिपादक के नाम हैं और ये बुद्धि के सिद्धांत हैं जो कि आपको अच्छे से याद भी रखना है। और देखिए अगर ये चीज़ें डिटेल में आपको पढ़ना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, बीएड फर्स्ट ईयर पेपर सेकंड के नाम से। वहाँ पर मैंने क्या किया है, एक एक सिद्धांत काफ़ी डिटेल से आपको बताया है, तो वहाँ से आप ये चीज़ें पढ़ सकते हैं। आई होप आप सबने पढ़ रखा होगा पहले से, क्योंकि 1 साल से आप पढ़ ही तो रहे हो। अब कुछ ना कुछ आपने तो अच्छे से पढ़ ही रखा होगा। अब आप अब क्या कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो। तो रिवीजन के तौर पर ही मैंने यहाँ पर रखी हैं चीज़ों को। अब ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। अगला टॉपिक है व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी का, कि ये क्या है, इसका अर्थ, परिभाषा और भी कई सारी चीज़ें। तो चलिए जानते हैं कि पर्सनालिटी क्या है। पर्सनालिटी क्या होती है। किसी व्यक्ति को हम देखकर कहते हैं कि भाई इसकी पर्सनालिटी कैसी है। किसी व्यक्ति को सिर्फ उसके आकार के अनुसार देखकर उसके बारे में अनुमान लगा लेना शायद गलत होगा। आप किसी व्यक्ति को देखते हैं, उसके बाहरी स्वरूप को देखते हैं, उसका पहनावा या फिर उसके चलने फिरने का जो ढंग है, उसके बैठने उठने का ढंग है, इसी से अगर हम ये कह दें कि भाई व्यक्ति का व्यक्तित्व तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे पर्सनालिटी वाला व्यक्ति है, तो ये गलत होगा। क्योंकि जो व्यक्तित्व है यह कहीं ना कहीं आंतरिक और बाह्य दोनों स्वरूप को जान करके हम किसी के व्यक्तित्व का जो किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व जान सकते हैं। उसका आंतरिक स्वभाव कैसा है यह भी तो मैटर करता है। वो बाहर से कितना भी सुंदर क्यों ना हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसकी बातचीत करने का ढंग या फिर उसको किसी भी चीज़ का देखने का नज़रिया कैसा है, वह कैसा लोगों को देखता है, या फिर वह कैसे किसी भी प्राणी से कैसा व्यवहार करता है, उसके बारे में कैसा सोचता है, संपूर्ण चीज़ें हम कहें तो व्यक्ति के आंतरिक पहलुओं को हम उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के रूप में स्वीकार करते हैं। तो सिर्फ बाहरी चीज़ें जो हैं ये मैटर नहीं करती हैं, उसके अंदर का स्वभाव भी मैटर करता है कि भाई जो व्यक्ति है उसका आंतरिक स्वभाव कैसा है, उसकी बातचीत करने का ढंग कैसा है, या फिर उसका पहनावा कैसा है। अगर बाहरी दिखावे की बात करें तो उसका पहनावा और उसका बैठना उठना, चलना फिरना, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मिला करके हम कहते हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व काफ़ी अच्छा है, अगर सब चीज़ें बेहतर उसके अंदर पाई जाएँ तो ये क्या है, व्यक्तित्व है जो आपने देखा। अब आगे देखिएगा, शायद यहाँ से आपको और भी कई सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएं। व्यक्तित्व की परिभाषा भिन्न भिन्न लोगों ने अपने दृष्टिकोण के अनुसार दी है, क्योंकि इसी को हम व्यक्तित्व की व्यक्तिगत भिन्नता के रूप में भी देखते हैं। क्योंकि भाई हर एक व्यक्ति अलग है, आपस में कोई भी व्यक्ति आपस में एक जैसा नहीं होता, क्योंकि हर व्यक्ति का सोचने और देखने का नज़रिया एक दूसरे से अलग होता है। चाहे आप देखते होंगे अपने घर में भाई बहन या जुड़वा भाई बहन ही क्यों ना हो, वो आपस में अलग होते हैं, उनका स्वभाव आपस में अलग होता है, उनका देखने का नज़रिया, खाने पीने का, सब चीज़ें जो हैं वो अलग होती हैं। इसलिए व्यक्तिगत भिन्नता भी पाई जाती है। इसलिए हर व्यक्ति का व्यक्तित्व भी अलग अलग होता है, क्योंकि दो व्यक्ति की सोच और दृष्टिकोण कभी
कभी एक जैसे नहीं हो सकते। तो आइए देखते हैं, परिभाषा है दो यहाँ पर। पहली, मैकर्ड के अनुसार यह इन्होंने कहा कि यह रुचियों का ऐसा आकलन है जो व्यक्ति के व्यवहार को एक विशेष प्रकार का व्यक्तित्व रूप प्रदान करता है। दूसरी परिभाषा है ऑलपोर्ट के अनुसार, इन्होंने कहा कि यह व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक संस्थाओं का योग है जो वातावरण के साथ उसका समायोजन स्थापित करता है। तो ये दो परिभाषा है जो आपको अच्छे से रटनी है या फिर याद करनी है। मैं रटना इसलिए बोलती हूँ क्योंकि भाई परिभाषा जो होती है हूबहू ही हमें लिखनी होती हैं, तो इसलिए मैं इसे रटने का नाम दे देती हूँ। तो आप इससे बिल्कुल भी घबराइएगा मत कि मैं आपको रटने को प्रोत्साहित कर रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परिभाषा को हमें याद ही करनी पड़ती है, और याद करना क्या है, ये रटना ही तो है याद करना। तो बस यही चीज़ें हैं। आगे देखिएगा, व्यक्तित्व की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो व्यक्तित्व में व्यक्तियों के आंतरिक पक्ष पर बल दिया जाता है कि भाई सिर्फ बाहरी स्वरूप को ही देखकर हम नहीं कहते कि व्यक्तित्व कैसा है व्यक्ति का, उसके आंतरिक स्वरूप को भी देखना जरूरी है। उसका जो व्यवहार है या फिर उसके देखने का नज़रिया कैसा है, वह चीज़ों को कैसे हैंडल करता है, कैसा सोचता है, यह चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो यह क्या है, आंतरिक पक्ष पर बल दिया जाता है। व्यक्तित्व परिवर्तनशील होता है क्योंकि व्यक्ति सदैव कुछ ना कुछ सीखता रहता है, तो अपने व्यवहार में परिवर्तन भी लाता रहता है। हो सकता है कि वो उसकी एज जो है वो अगर एज बढ़ गई तो उसने कुछ और चीज़ें सीख लिया, तो अपने व्यक्तित्व में वो परिवर्तन कर सकता है। ये परिवर्तनशील है। व्यक्तित्व स्वचालित होता है, अर्थात कोई व्यक्ति अपने आप के अंदर असली रूप को कितना भी छुपाना चाहे पर वह अपनी क्रिया के माध्यम से संचालित कर ही देता है। व्यक्तित्व को हम छुपा कर नहीं रख सकते, या हमारे बाहरी व्यवहार या आंतरिक स्वभाव से पता चल ही जाता है, तो इसे छुपा कर नहीं रखा जाता, कहीं ना कहीं तो ये प्रदर्शित हो ही जाता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्धारक घटक उसका पर्यावरण और वंशानुगत होता है। इन्हीं के द्वारा उसका मानसिक और बौद्धिक विकास होता है। और यह सामाजिक दृष्टिकोण का एक मूर्त रूप है। जो मूर्त रूप क्या होता है, जो हमें दिखाई देता है। तो ये कुछ विशेषताएं थी। आगे देखिएगा, मापन की विधियां हैं। किसी व्यक्ति के व्यवहार का अगर हमें पता लगाना है कि भाई उसका व्यवहार कैसा है, तो दो विधियां अपनाई जाती हैं, अप्रक्षेपी और प्रक्षेपी। पहली है अप्रक्षेपी, जिसे नॉन प्रोजेक्टिव मेथड कहते हैं। इसके अंदर भी दो विधियां आती हैं, व्यक्तिगत और वस्तुनिष्ठ विधियां। देखते हैं व्यक्तिगत और वस्तुनिष्ठ विधियां कौन कौन सी हैं, ये कैसी हैं। तो व्यक्तिनिष्ठ विधियां जो है, इसमें व्यक्ति का अवलोकन, साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू, प्रश्नावली और साथ ही उसका इतिहास और उसकी आत्मकथा सुनकर हम उस व्यक्ति का व्यक्तित्व का पता लगाने का प्रयास करते हैं। जिस व्यक्ति के बारे में हमें जानना है कि उसका पर्सनालिटी उसकी कैसी है, तो हम क्या करते हैं, उससे कुछ प्रश्न करते हैं या फिर उसका इतिहास जानने का प्रयास करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, या आत्मकथा को सुनकर ही हम जान सकते हैं कि भाई इनका व्यक्तित्व कैसा रहा होगा। इस प्रकार की विधि में व्यक्ति पर शोध किए जाते हैं एवं उससे अकेले बुला करके कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनसे जो भी उत्तर हमें मिलते हैं उसी को लिखित रूप में प्रदान कर उसका व्यवहार और दृष्टिकोण का हम पता लगा सकते हैं। तो ये व्यक्तिनिष्ठ विधि है, जिसमें हम कुछ चीज़ें यहाँ पर जानते हैं, साक्षात्कार करते हैं, प्रश्नावली विधि को अपनाते हैं, इतिहास जानते हैं और कुछ प्रश्नों से पूछते हैं। अगला है वस्तुनिष्ठ विधि। इस विधि में उस व्यक्ति का परीक्षण वस्तु के द्वारा किया जाता है। इस विधि में रचना विधि, मनोनाटक विधि अपनाई जाती है। इसमें क्या किया जाता है कि व्यक्ति का परीक्षण किया जाता है, उससे कुछ नाटक करने को कहा जाता है, कुछ अभिनय या फिर कुछ चित्र बनाने को बोला जाता है। अगर वह व्यक्ति हम ग्रुप में भी ये चीज़ों को अपना सकते हैं। वस्तुनिष्ठ विधि को कई सारे व्यक्तियों को बैठा करके आप सभी व्यक्तियों से नाटक करवा के देखिए, या फिर सभी व्यक्तियों से कुछ चित्र बनाने को दे दीजिए, और उसके बाद जब वो चित्र बना लेते हैं तो आपको पता चलता है कि कौन कैसा चित्र बनाया है। उससे ये पता लग सकता है कि भाई कितना कौन सोच सकता है, किसकी सोच कैसी है, किसका देखने का नज़रिया कैसा है, या फिर उनका व्यक्तित्व कैसा है। तो हम ये पता कर सकते हैं वस्तुनिष्ठ विधि के माध्यम से। अगली जो विधि है प्रक्षेपी विधि, जिसे प्रोजेक्टिव मेथड बोलते हैं। तो इस विधि के द्वारा व्यक्ति के आंतरिक मन को बाहर लाने का प्रयास किया जाता है। इस विधि का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था, सिगमंड फ्रॉयड ने किया था। इनका मानना था कि व्यक्ति का चरित्र उसके अचेतन मन में छिपा होता है। यह आवश्यक नहीं है कि डेली जो हम व्यवहार करते हैं
यह हमारा असली स्वरूप हो या फिर जैसे हम दिखते हैं वैसे ही हो, ऐसा नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये अचेतन मन में भी छुपा हो सकता है, कुछ चीज़ें हमारे अनकॉन्शियस माइंड में भी छिपी होती हैं। तो इसको निकालने का प्रयास किसने किया? सिगमंड फ्रॉयड ने किया। इन्होंने ही बताया कि कुछ चीज़ें हमारे अचेतन मन में होती हैं और व्यक्ति के अचेतन मन की जांच हेतु इस विधि का ही प्रयोग किया जाता है, जिसे हम प्रक्षेपी विधि या प्रोजेक्टिव मेथड के नाम से जानते हैं। तो ये रही आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने बुद्धि और व्यक्तित्व को जानना है। ये क्लास जो है वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली होगी। और ये क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।